हेलो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिपिन चंद्रा हम कवर करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब कि ये जो वीडियो है सिंगल एक वीडियो ना बना के, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, 2 घंटे के आसपास भी जा सकती है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि हमारी जो ये वीडियो होने वाली है इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1757 से लेके 1857, मतलब कि 100 ईयर्स की जो अंग्रेजों की भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, कैसे वो भारत में प्रशासन को चला रहे थे। जैसे जैसे वो नए नए एरियाज को अपने अंडर लेते गए, फिर उन एरियाज को उन्होंने कैसे मेंटेन किया, लॉ एंड ऑर्डर को और हर एक चीज को। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी, है ना। इकोनॉमी से रिलेटेड ही तो सारा का सारा उनका काम था ना, वो प्रॉफिट के लिए ही तो आए थे। तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी वो हमें यहाँ पे समझना है। ओके, चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया 1757 टू 1857। ओके, इस चैप्टर का जो हमने नाम दिया है, इस चैप्टर को अगर इजीली डिकोड करना है, कि अगर मैं आपको बताऊं इस पूरे चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वो है द स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत को कैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है ना, कैसे हमें लूटा गया वो हमें देखना है। अब ये हमारा जो लेसन नंबर 5 है, इसका हमने टोटल इसको 6 तरीके से डिवाइड किया है अलग अलग। उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें क्या है, देखिए, रिलेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद होम गवर्नमेंट। सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अपनी सरकार के साथ, उनकी सरकार कहां पे थी, ब्रिटेन में, उसके साथ क्या रिलेशन थे। तो एम्स में वही आ गया, रिलेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद ब्रिटिश गवर्नमेंट एट होम फ्रॉम 1765 टू 1833। देखिए, ये जानना किस लिए जरूरी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था, ब्रिटेन ने दिया था, वहां की जो क्वीन थी उन्होंने दिया था। उसके बाद वहां पे जो पावर थी वो शिफ्ट होके क्वीन से ज्यादा पार्लियामेंट के पास आ गई। तो जो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अधिकार था फैसले लेने का, कि ये कंपनी कहां ट्रेड करेगी, कहां नहीं करेगी, कैसे करेगी, किस चीज में ट्रेड करेगी, कितनी कस्टम ड्यूटी होगी, वो ज्यादातर जो अधिकार थे वो सारे के सारे सरकार के पास थे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के पास थे। अब जैसे ही कंपनी ज्यादा तरक्की करेगी या कम तरक्की करेगी, या जो भी फैसले या जो एक्शन वो इंडिया में लेने वाले थे, उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कुछ एक्शंस लिए वो हमें यहाँ पे जानने जरूरी है। उसके बाद है व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दीज रिलेशंस। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे मेजरली जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और उनकी सरकार जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी उनको इंपैक्ट किया, वो हमें देखना है। फिर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड अदर एक्ट्स। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को रेगुलेट करना, या फिर इजिली अगर समझा जाए तो थोड़ा नियंत्रण में लेके आना, ठीक है ना। तो ऐसा एक एक्ट आया 1773 में, और उसके बाद ऐसे कई सारे एक्ट आए ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू होते थे, इंडिया के ऊपर लागू होते थे, वो हमें देखने हैं और जानने हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां पे हुआ, सबसे ज्यादा ब्रिटेन में हुआ था। बड़ी बड़ी मशीनों का युग आ गया था। इससे पहले क्या हो रहा था, पूरी जो दुनिया थी वो एक समान ही थी, है ना। सभी लोग हाथों से चीजों को बनाते थे, अपना छोटा मोटा हैंडलूम वगैरह का वर्क हो गया, वो सब कर रहे थे, मशीनों का युग नहीं था। लेकिन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ, आपके स्टीम इंजन वगैरह आ गए, भाप से चलने वाले इंजन, काफी सारी चीजें आ गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, बड़े बड़े आपके यहाँ पे मशीनों के कारखाने लग गए। अब क्योंकि ब्रिटेन में इतना हैवी चेंज हो रहा था इंग्लैंड में, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव भी इंडिया के ऊपर पड़ना था, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलोनी बनाई हुई थी, जिससे सबसे ज्यादा पैसे की कमाई अंग्रेजों की हो रही थी। तो वो प्रभाव क्या थे वो हमें देखना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के हमारे इस वीडियो में। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द ब्रिटिश, हाँ ये हो गया। इसके बाद है, एक सेकेंड, एनालिसिस ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। जो भी इन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी अंग्रेजों ने इंडिया में, वो उनका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो किस टाइप की थी, कैसे कैसे करके इन्होंने इंडिया को लूटा। बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसमें आपको चीजें जानने को मिलेंगी, बिल्कुल न्यू एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर है द ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि जो भारत की वेल्थ थी वो उसका ड्रेन हुआ, मतलब कि वो भारत से निकल गई, कहाँ को, ब्रिटेन को, वो कैसे हुई, कितनी हुई, वो हमें देखना है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस इन इंडिया। भारत में कोई मास ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं पहले से,
रेलवेज वगैरह या कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई ऐसी चीजें, ठीक है ना। काफी दिक्कतें होती थी ट्रांसपोर्टेशन में, चीजों को, सामान को इधर से उधर ले जाने में या कम्युनिकेट करने में, है ना। तो उन सब चीजों के बारे में हमें जानना है कि क्या कुछ नई डेवलपमेंट हुई थी। काफी ज्यादा मजेदार आज का ये चैप्टर होने वाला है, लेकिन 2 पार्ट में आएगा, तो आप अगले पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। वो आपको शायद कल अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए फेमिलियरिटी विद द अपकमिंग, जो आने वाला है उसके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, वो भी समझिए। इनिशियली बंगाल एंड ग्रेजुअली एंटायर इंडिया एंड इट्स ह्यूज वेल्थ फॉलन इन EIC's हैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन स्टेटमेंट काफी ज्यादा, कि शुरुआत में तो सिर्फ बंगाल और उसके बाद धीरे धीरे करके, आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा ना कैसे पूरे इंडिया को का कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया, पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो वेल्थ थी, इंडिया का जो पैसा था, इतना सारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, वो चला गया एक कंपनी के हाथ में। अब वो कंपनी इस सारे पैसे को कैसे इस्तेमाल करने वाली थी, वो सब हमें यहाँ पे जानना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। फिर देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्रेजुअली कर्ब द पावर ऑफ EIC फॉर इट्स ओन कंट्रोल एंड एम्बिशंस। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, उनको भी यहां पे एक लालच आया कि यहां पे पूरा का पूरा जो एक कंपनी है, ये इतना सारा मुनाफा कमा रही है, इतना बड़ा देश जो कि ब्रिटेन से काफी बड़ा है इंडिया हमारा, उसकी सारी वेल्थ एक कंपनी के हाथ में लग चुकी है। तो यहां पे अब सरकार ने सोचा क्यों ना इस चीज का फायदा अब पूरे देश के लिए उठाया जाए। तो कैसे, फिर उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसको कम करना शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। फिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन वाज द मेन गाइडिंग फोर्स बिहाइंड द इंग्लिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। देखिए एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आज आपको देखने को मिलेगा। भारत में सबसे पहले इंग्लैंड से कौन आए थे? मर्चेंट्स, व्यापारी। फिर बाद में ये जो पावर है ये शिफ्ट हो गई मैन्युफैक्चरर्स की तरफ। क्या है इसका मतलब? पहले जितना भी पैसा ब्रिटेन इंडिया से कमा रहा था वो था ट्रेड के जरिए, आयात निर्यात की, सिर्फ सामान खरीदना है, उसको यूरोप में लाके बेचना है, उससे मुनाफा कमाना है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद जैसे ब्रिटेन में आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, मशीन्स लगी, वहां पे जब सामान बनना शुरू हुआ, उस सामान को कहीं बेचना भी तो था ना जबरदस्ती, है ना। तो उसके लिए इंडिया को चूज किया गया अगेन। तो इंडिया से अब पैसा कमाने का नया जरिया क्या था कि इंडिया से ही कच्चा सामान हम लेके जाएंगे खरीद के, ठीक है, 10 रुपए में, उसको बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगाएंगे और फिर उसको 50 या 100 रुपए में लाके इंडिया में ही जबरदस्ती बेच देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इंडिया की जो पूरी की पूरी आपके जो आर्टिशंस हैं, जो कलाकार हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो खेती वगैरह की तरफ जाएंगे। कोई और तो वहां पे उस समय पे रोजगार था नहीं, तो खेती पे भी लोड पड़ेगा। तो इंडिया को पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्लान यहाँ पे ये बना चुके थे। इसके बाद है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन फिनिश्ड गुड्स टर्न्ड इनटू द एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। पहले भारत से क्या चीजें जाती थी? मसाले हो गए, कपड़े हो गए, काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनके, कपड़े बनके इंडिया से जाते थे हाई क्वालिटी के, है ना। तभी वो डिमांड में थे पूरे यूरोप में, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफी रिच थी। तो हुआ क्या? फिनिश गुड्स से इंडिया को तब्दील कर दिया गया एक एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वाली कंट्री, मतलब कि यहां से कच्चा सामान लेके जाएंगे, प्रोड्यूस करके फिर उसको बेचेंगे। ब्रिटिश चेंज्ड द एग्रीकल्चरल एंड इट्स रेवेन्यू सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अंग्रेजों ने जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम था हमारा इंडिया का, और जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था ना, जो टैक्स कलेक्शन का बेसिकली सिस्टम था खेती के ऊपर, क्रॉप के ऊपर, उस सबको पूरी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करना शुरू कर दिया। ये था जो हमें जानना है। फिर देखिए ड्यूरिंग 1757 to 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी मेड मेनी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू एडमिनिस्टर इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड देयर सोल नीड वाज द ट्रेड एंड इट्स प्रॉफिट। काफी सारी पॉलिसीज इन्होंने बनाई इंडिया का प्रशासन चलाने के लिए, लेकिन जितनी भी जो इनकी पॉलिसीज थी 1757 से 1857 के लिए, वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए थी। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था जबरदस्ती यहाँ पे शासन करने का। शासन तो इनको इसलिए ज्यादा करना पड़ा क्योंकि जो यहाँ के नवाब थे, जो शासक थे, वो इनको आराम से बिजनेस करने नहीं दे रहे थे और इनको चाहिए था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। तो इसीलिए इनको यहाँ पे कब्जा भी फिर करना पड़ा, अपनी सरकार इनको यहाँ पे चलानी पड़ी हमारे यहाँ के राजाओं को हटा के। Then their main focus was to maintain law and order so that the trade and exploitation could be easy and smooth। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा कंट्री में शांति रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ज्यादा एनार्की की सिचुएशन नहीं रहेगी, जंगल राज नहीं रहेगा, लूट खसोट नहीं रहेगी, उतना ही व्यापारी ज्यादा स्मूथली काम कर पाएंगे। अंग्रेजी व्यापारी हो चाहे इंडिया के व्यापारी हो, तो व्यापार को स्मूथ बनाने के लिए इनका जो सबसे मेन फोकस था वो था लॉ एंड ऑर्डर पे, ठीक है ना।
कानून व्यवस्था को बनाए रखने पे। अब देखिए समझते हैं यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, है ना, फिर दोबारा से वहीं पे आ गए 1757 के आसपास के टाइम पे। स्ट्रक्चर क्या था सरकार का, कैसे काम कर रही थी वो समझिए, अंग्रेज कैसे काम कर रहे थे उसको समझिए। देखिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 टू 1772, मैंने बताया था कल आपको कि दोहरी सरकार बंगाल में चल रही थी इस दौरान, ठीक है ना। इंग्लिश डिड नॉट मेड एनी चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, द ओनली डिफरेंस वाज दैट though Indian officials were running the administration but had no power, the real power was in hands of British officials। यही चला ड्यूअल गवर्नमेंट के टाइम पे। शुरुआती इनका जो सरकार का स्ट्रक्चर था कि टैक्स हम सीधा कलेक्ट करेंगे, सरकार को हम अपने एक डेप्यूटी सूबेदार के द्वारा चलवाएंगे, नाम रहेगा नवाब का और उनके ऑफिशियल्स का, ठीक है ना। सारी की सारी जो बुराइयां मिलेंगी वो नवाब और उनके ऑफिशियल्स को मिलेंगे, मतलब कि मुनाफा सारा कमाएंगे, लेकिन हमारा पब्लिक के काम करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये था इनका सबसे पहला यहाँ पे सरकार का स्ट्रक्चर। बट इन 1772 में इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट वाली जो पॉलिसी थी इसको एंड कर दिया गया बंगाल में, और क्या हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बंगाल। 1772 के बाद इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल बंगाल का पूरा अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। मींस कंट्रोल ऑफ अ स्टेट और कंट्री बाय एन कमर्शियल कंपनी। अब समझिए बंगाल उस समय पे क्या था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरीके से हो चुका था मुगल साम्राज्य के डूबने के बाद, या उसको एक स्टेट या किंगडम कह लीजिए। अब उसका पूरा जो पॉलिटिकल कंट्रोल भी था वो सीधा का सीधा एक कंपनी के हाथों में आ चुका था। आप समझ सकते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं थी कंपनी के ऊपर, सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए थे, बड़ी आर्मी अपनी बना चुके थे, तो अब वो बंगाल को कितनी बुरी तरीके से लूटने वाले थे वो आप समझ गए हो, और आपको आइडिया भी है प्रीवियस क्लास की वजह से। EIC was just a commercial body in India with its higher authority in far away England। ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, एक कमर्शियल बॉडी ही तो थी। इंडिया में इसके कुछ हाई ऑफिशियल्स रहते थे, लेकिन इसका जो मेन सारा का सारा जो दारोमदार था वो इंग्लैंड में बैठे हुए इनके जो मेन डायरेक्टर्स थे, इसमें जो पार्टनर्स थे कंपनी के, जो प्रोपराइटर जिनको बोलते हैं, वो सब वहां से कंपनी को मेंटेन करते थे, अपने कुछ बताते थे कि अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, कैसे फायदे को उठाना है, वो सारी चीजें वहीं से चलती थी। येट दिस कंपनी हैड द पॉलिटिकल पावर ऑन मिलियंस इन इंडिया। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी थी ना, इसके पास मिलियंस ऑफ पीपल्स के ऊपर, करोड़ों लोगों के ऊपर पॉलिटिकल पावर तो आ ही गई थी। इस बात को समझिए, रीजन क्या है, उस समय पे कोई फास्ट कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई एरोप्लेन नहीं थे, कोई आपका टेलीग्राफ नहीं था, कोई आपकी सोशल मीडिया नहीं थी, कुछ नहीं था ऐसा, कोई फोन कॉल कुछ नहीं था। तो अगर कुछ भी होता था, कोई मान लीजिए कोई अगर संदेश पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने में 6 महीने या 12 महीने तक का टाइम लग जाता था, मतलब कि जितना एक शिप को आने में टाइम लगता है उतना समय भी लग सकता था। अब यहाँ पे अगर कंपनी काम कर रही है तो उसको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने होते थे। मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति हो गई, कोई कंडीशन उनके हाथ से निकल गई, तो वो उस समय वेट तो नहीं करेंगे कि इंग्लैंड से ऑर्डर आएगा, डायरेक्टर्स का या जो मालिक है उनका ऑर्डर आएगा और फिर वो उस ऑर्डर को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो डायरेक्ट काफी कुछ इनके हाथ में यहाँ पे था, जो इनके ऑफिशियल्स यहाँ पे होते थे या गवर्नर वगैरह, उनके हाथ में सारी चीजें ये रहती थी। द ह्यूज पावर इन हैंड्स ऑफ EIC बिकेम अ मेजर कंसर्न फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो इतनी बड़ी पावर इनके हाथ में थी ना, यही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय बन गई कि अगर इनके पास इतनी ज्यादा पावर है, कल को ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाए ये कंपनी मुनाफे से कि ये पूरे के पूरे देश में अपना ब्रिटिश एक एम्पायर बना के अपना खुद का ही इस देश को एक वो बना लेंगे। मींस जैसे आपके खुद के इंग्लैंड के ही खिलाफ हो जाएंगे, इंग्लैंड को ही कुछ नहीं समझेंगे, ब्रिटिशर्स को कुछ नहीं समझेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे। तो ये यहाँ पे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे बड़ा कंसर्न था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंसर्न इसलिए था क्योंकि वो भी यहाँ से मुनाफा कमाने के लिए अब सोच रहे थे धीरे धीरे करके, ठीक है। इसके बाद देखिए, एज सून एज EIC एक्वायर्ड बंगाल, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक्वायर किया, प्रोप्राइटर्स ऑफ द कंपनी रेज द डिविडेंड वेरी हाई एंड सर्वेंट्स ऑफ कंपनी मेड क्विक फॉर्चून्स बाय इलीगल मेथड्स। जो कंपनी थी उसने जैसे ही बंगाल के ऊपर यहाँ पे पूरा अक्वायर करा, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, प्रोप्राइटर्स ने, मालिकों ने जो डिवाइडेंड जो यहाँ पे था, मतलब कि मुनाफा जो था उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया एकदम से। कैसे बढ़ाया था,
कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बता मैं देता हूं कैसे बढ़ाया था। आपको पता है कि पहले ये इंग्लैंड से कुछ सामान या पैसा लेके आते थे, उसके बदले में यहां से सामान लेके जाते थे, लेकिन कंट्रोल पूरा इनके खुद के हाथ में आने के बाद इन्होंने क्या किया था कि यहीं से टैक्स कलेक्ट करेंगे और यहीं के लोगों से जबरदस्ती फिर सामान को सस्ता भी खरीदेंगे और ज्यादा पहले से भी, और फिर उसको ले जाके बेचेंगे, अपनी कोई कॉस्ट नहीं, यहीं से लेंगे और यहीं का सामान ले जाके आगे बेचेंगे। तो काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, इनको सर्वेंट्स भी बोलते थे, जो नौकर थे कंपनी के, उन्होंने भी काफी ज्यादा यहाँ पे इलीगल तरीकों से अपना पैसा कमाया। वो कैसे कमा रहे थे आपको पता है, उनकी सैलरी वगैरह कोई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे ट्रेड करते थे। मतलब कि मान लीजिए एक शिप आ रहा है, शिप में कंपनी का जो ऑफिशियल सामान है, मान लीजिए वो जा रहा है 1000 टन, लेकिन मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई कंपनी का ऑफिशियल है, वो कोई इंडिया की ऐसी चीज जो यूरोप में काफी हाई डिमांड में है, वो अपने पर्सनल लेवल पे उसी जहाज में 5 या 10 टन या 1 टन सामान ले जाता है और उसको फिर काफी ज्यादा हाई मुनाफे पे बेच देता है। या फिर वो किसी लोकल नवाब की हेल्प कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, किसी की मदद ले रहा है, तो वो वहां से रिश्वत ले रहा है। काफी तरीकों से ये लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे थे। फिर देखिए, नाउ हाउ डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट कंट्रोल ओवर ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन फार अवे इंडिया। ठीक है, कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उन्होंने कंपनी के ऑफिसर्स पे और जो कंपनी के सोल्जर्स थे, जो कंपनी की आर्मी थी, उसके ऊपर अपना कंट्रोल यहां पे स्थापित किया। व्हाट वर दी अदर फोर्सेस, और इनके अलावा बाकी की फोर्सेस, मुख्य जो आपके फोर्स थे वो क्या थे, वो हमें यहां पे समझना है। देखिए, सबसे पहले बात है फ्री मर्चेंट्स। ये फ्री मर्चेंट क्या है? मर्चेंट होता है एक व्यापारी, है ना। तो दो तरीके के उस समय पे अंग्रेजों में मर्चेंट्स होते थे। एक तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, कंपनी से रिलेटेड थे, जिनको अधिकार मिला था ये व्यापार करने का इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। और फ्री मर्चेंट्स कौन से थे? जो यहाँ पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थे, कंपनी का उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि उनको अधिकार नहीं था व्यापार करने का इंडिया के साथ, तो वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे और वो थे काफी ज्यादा जेलस। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो ये फ्री मर्चेंट्स थे काफी ज्यादा यहाँ पे जेलस थे, क्योंकि जो ये कंपनी थी और कंपनी के ऑफिसर थे वो काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे प्रॉपर्टी को। ठीक है ना। तो ये आपने जान लिया। तो ये भी यहाँ पे इस आपके जो मुनाफा था इसको एंजॉय करना चाहते थे, तो ये एक अलग से फोर्स बन गए। मैंने यहाँ पे पूछा ना कि बाकी के फोर्स क्या थे, कंपनी की पावर को घटाने के पीछे और सरकार के अलावा और कौन लोग थे जो काम कर रहे थे, तो वो ये मर्चेंट्स ही थे, क्योंकि इनको भी मुनाफा चाहिए था। दीज फ्री मर्चेंट्स स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग। इन जो मर्चेंट्स ने तरीका अपनाया वो क्या था, अगर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को डाउनग्रेड करना है किसी तरीके से और खुद भी व्यापार करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी को अनपॉपुलर करना होगा, कंपनी की वैल्यू को घटाना होगा, उसको क्रिटिसाइज करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, कंपनी का क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। डिग्रेडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनकी बेइज्जती करते थे सरेआम। ठीक है, डिग्रेड करते थे, बॉयकॉट करते थे उनको वहां पे इंग्लैंड में, और उनको क्या बोलते थे, कॉल्ड देम ऑपरेसर्स ऑफ इंडियन पीपल टू मेक द ईआईसी अनपॉपुलर। वहां पे ये मैसेज फैलाने लगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया में काफी ज्यादा बर्बरता कर रही है, ये जो अफसर हैं ये बुरी तरीके से करप्ट है। क्रिटिसाइज करने लगे दबा के, ताकि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अनपॉपुलर हो जाए और जो लोग हैं ब्रिटेन के वो भी, उनका भी ये ओपिनियन बन जाए कि हाँ ये ईस्ट इंडिया कंपनी गलत काम कर रही है इंडिया में जाके, और फिर बाकी के लोगों को भी व्यापार करने का एक बहाना मिल जाए, अधिकार मिल जाए, और सरकार को भी एक बहाना मिल जाए कोई एक्शन लेने का। ठीक है। फिर देखिए पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटेन। मर्चेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं जो वहां के राजनेता थे, जो सरकार में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे। मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो वांटेड देयर शेयर इन दिस ह्यूज प्रॉफिट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बड़े बड़े मंत्री थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, वो भी यही चाह रहे थे कि कैसे ये सिर्फ एक कंपनी और इसके जो मालिक हैं वो पैसे कमा रहे हैं सारे के सारे, हमें भी शेयर चाहिए, है ना। जब आप देखोगे सामने वाला, आप तो सरकार में बैठे हो और आप फिर भी नहीं कमा पा रहे हो, और सामने वाला अरबों खरबों रुपए कमाने ही लग रहा है, तो फिर यहाँ पे इनको जेलसी होने लगी। बाय पासिंग एन एक्ट इन 1767, तो इन्होंने क्या किया, 1767 में एक एक्ट पास किया, उसके जरिए दे ओब्लाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे 4 लाख यूरो पर ईयर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने बोला, कंपनी को मजबूर किया एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा कि 4 लाख यूरो हर साल कंपनी पे करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट को।
ये क्यों किया गया था? ताकि जो लोग हैं ब्रिटेन के वो खुश हो सके, उनको खुश किया जा सके कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कमा रही है तो वो यहां पे भी कुछ फायदा पब्लिक को पहुंचा रही है, सरकार के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पॉलिटिशियंस वर इन फियर दैट इफ द कंपनी कीप ग्रोइंग लाइक दिस वन डे इट वुड बिकम वेरी पावरफुल एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिशियंस थे उनको ये डर था कि अगर ये कंपनी इतनी अमीर होती गई तो ये क्या करेंगे, थोड़े दिन में हो सकता है यहाँ पे जो सरकार चल रही है उसके अंदर ज्यादातर बंदे अपने घुसा दे, या पूरी की पूरी सरकार को ही गिरा दे, पलट दे, क्योंकि इनके पास पैसा इतना होगा। और कहीं फिर ये सरकार को ये कंपनी खुद ही ना चलाने लगे, कहीं पता चले कि कंपनी के कुछ थोड़े से मालिक और जो ऑफिसर्स हैं वो पूरे इंडिया को भी अपने कब्जे में ले चुके हैं और पूरे इंग्लैंड को भी अपने कब्जे में ले चुके हैं पैसे के दम पे। तो हुआ क्या, बट द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन वाज हाईली करप्टेड। लेकिन जो ये पार्लियामेंट था ना ब्रिटेन का, ये खुद ही बहुत ज्यादा करप्टेड था उस समय पे। कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स बोट द सीट्स एंड पेनिट्रेटेड देयर एजेंट्स इन गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिटिशियंस को चिंता हो रही थी उसको कैसे टैकल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पैसे के दम पे काफी सारे पॉलिटिशियंस को खरीद के अपनी जेब में रखा, उनको पैसा दिया और ज्यादातर अपने लोगों को सरकार में घुसा दिया ताकि विरोध करने वाला कोई बचे ही ना। ओके, By looking at it, English statesmen were worried and two options were in front of them. अब इस सारी सीन को देखते हुए, सारी सिचुएशन को देखते हुए जो बड़े इंग्लैंड के लीडर्स थे उनके सामने दो ऑप्शंस थे इस चीज को टैकल करने के लिए। वो क्या था कि लेट द कंपनी ग्रो, कंपनी को ग्रो करने दो और एक दिन फिर कंपनी यहाँ पे ओवर पावर करेगी आके, कंपनी को खुला छोड़ दो और वो फिर तुम्हारा तख्ता पलट कर देगी थोड़े दिन में। और दूसरा था कि कंपनी की जो पावर है उसको कर्ब किया जाए, उसको घटाया जाए और उसको अपने काबू में लिया जाए। ये दो ऑप्शन यहाँ पे थे। तो फिर आपको भी पता है, सीधी सी बात है, सेकंड वाला ऑप्शन ही सरकार को यहाँ पे अपनाना था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे छोड़ने वाले तो थे नहीं। फिर देखिए क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर्बिंग द पावर्स ऑफ द EIC। कैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को घटाना और गिराना शुरू किया, वो समझते हैं। अपॉर्चुनिटी केम, मौका कब मिला, किसी भी काम के लिए, किसी एक्शन के लिए आपको एक मौका या बहाना तो चाहिए। उसके लिए क्या किया, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक लोन के लिए अप्लाई किया, कोई जरूरत पड़ी होगी, कुछ काम, कुछ ऐसे कोई कर्ज वगैरह हुए होंगे, कोई दिक्कत हुई होगी, तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोलते हैं कि हमें 10 लाख यूरो का लोन चाहिए। अब इस लोन के बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक यहाँ पे बैलेंस पॉलिसी अपनाई। ठीक है ना, वो बैलेंस पॉलिसी क्या थी कि दोनों का ही भला करेंगे, कंपनी का भी भला होना चाहिए और हमारा भी भला होना चाहिए, मतलब कि पार्लियामेंट या फिर ब्रिटेन का भी भला होना चाहिए। और कंडीशन क्या रखी गई लोन के बदले में कंपनी के सामने, वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड कंट्रोल द बेसिक पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इंडिया में जितनी भी जो प्रशासन की पॉलिसी है उनसे रिलेटेड सारे डिसीजन अब पार्लियामेंट लेगा, ना कि कंपनी के ऑफिसर्स या गवर्नर। ठीक है ना। और कंपनी वुड रिटेन इट्स ट्रेड मोनोपोली एंड पावर टू अपॉइंट इट्स ऑफिशियल्स। कंपनी को यह अधिकार पूरी तरीके से दोबारा से दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा इस पॉलिसी में कि जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, उस पर मोनोपोली आपकी ही रहेगी, पूरी तरीके से आप व्यापार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो आप अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकते हो। यह था पहला हमला यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि उनसे एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार काफी हद तक छीन लिया गया। फिर इसके बाद देखिए फिनिशिंग द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप समझ गए अभी तक के रिलेशन चल रहे थे, जो कौन कौन से यहाँ पे मेन फोर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। एक तो ब्रिटेन की सरकार खुद और एक वहां के अनदर मर्चेंट्स। क्लियर है। फिर देखिए यहां पे अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को बिल्कुल ही गिरा दिया गया वो समझिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने धीरे धीरे करके क्या किया कि पहले तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाए। रेगुलेट करने का मतलब कंपनी को नियंत्रण करने के लिए एक एक्ट यहाँ पे अधिनियम एक लेके आए 1773 का। उसमें क्या था, फर्स्ट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द कंपनी वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट्स फीचर्स वर, ये पहला ऐसा एक्ट था बड़ा। ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फोर्स टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन। कंपनी का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंडिया में इनके ऑफिसर्स होते थे, उनके ऊपर एक गवर्नर होता था, लेकिन जो सुप्रीम बॉडी थी वो ब्रिटेन में होती थी और उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसमें काफी सारे डायरेक्टर और उसके मेंबर हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना। तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यहाँ पे द कंपनी फोर्स टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन, सरकार के सुपरविजन के अंडर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के
सुपरविजन के अंडर इनको काम करना पड़ेगा। ये आज़ादी इनकी यहाँ पे छीन ली गई, इंडिपेंडेंसी जो थी। फिर क्या है, डायरेक्टर्स को यहाँ पे बोला गया कि आपको अपने सारे के सारे काम शो करने पड़ेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को या फिर मंत्रालय को, कि आप सिविल फैसले जो भी लेते हैं पब्लिक के लिए, या कोई मिलिट्री का अगर आप फैसला ले रहे हैं, कोई कहीं पे आक्रमण कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, या रेवेन्यू वगैरह जो भी आपका यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, या रेवेन्यू को लेके जो आप पॉलिसी बना रहे हो, वो सरकार को या मंत्रालय को आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद है देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज टू बी कैरिड बाय गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल बट विद वीक पोजीशन। जो बंगाल से ही सारा कुछ चल रहा था शुरुआत में, तो जो सरकार है बंगाल में जो चल रही है वो चलाई जाएगी एक गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसमें उनकी काउंसिल होगी, काउंसिल के कुछ मेंबर होंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन है उसको काफी ज्यादा वीक कर दिया गया, गवर्नर जनरल की पोजीशन को, जो कि बाद में अंग्रेजों के ही खिलाफ भी गया। फिर देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता फॉर जस्टिस टू यूरोपियंस एंड सिटीजन्स ऑफ कलकत्ता, ठीक है ना। मतलब कि जो कलकत्ता में जितने भी यहाँ पे यूरोपियंस रह रहे थे, स्पेशली जो ब्रिटिश जो रह रहे थे वो, और जो कलकत्ता के सिटीजन्स थे, उनके लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे स्थापित किया गया। आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे करके सरकार की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, सरकार कैसे अपना एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लेती जा रही है, ठीक है। फिर देखिए, बट दिस एक्ट सून ब्रोक डाउन, ये जो एक्ट था ये जल्दी ही ब्रोक डाउन हो गया। रीजन क्या था कि जो गवर्नर जनरल की पोजीशन थी उसको काफी ज्यादा वीक कर दिया गया, जो फैसले थे वो जल्दी जल्दी नहीं लिए जा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन भी नहीं थी कि जल्दी से कोई फैसला लिया जा सके किसी स्थिति के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्ट था ये ब्रोक डाउन हो गया, ज्यादा इसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो इनकी पोजीशन थी वो वीक थी, मैंने बता दिया। और उस वीक पोजीशन की वजह से क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बंगाल की, प्रशासन, वो काफी ज्यादा खराब हो गया था। फिर यहाँ पे एक और एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 में, करीब 10 साल बाद, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, क्योंकि पिछला वाला जो एक्ट था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक नया एक्ट लेके आए, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था कि टू गाइड एंड कंट्रोल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विद 6 कमिश्नर्स। समझ रहे हैं आप इस बात को। पहले तो सिर्फ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का ब्रिटेन में, उसको पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही थी, मंत्रालय में जाके कुछ अपने काम जो होते थे वो दिखाने पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक नया बोर्ड बना दिया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर 6 कमिश्नर्स का एक नया बोर्ड ला दिया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हर टाइम इनके ऊपर अपना कंट्रोल रखने वाले थे। उसके बाद दिस एक्ट स्ट्रेंथेंड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड सबऑर्डिनेटेड द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज टू बंगाल। क्योंकि पिछले वाले एक्ट में जो पावर थी यहाँ पे गवर्नर जनरल की वो वीक कर दी गई, तो यहाँ पे उसका दोबारा से सुधार किया गया, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया, उनको ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, और जो आपकी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो ही वहाँ का भी आपका मद्रास का और बॉम्बे का भी गवर्नर जनरल होगा। फिर देखिए, बाय दिस एक्ट अ न्यू फेज बिगिन। इस एक्ट से क्या हुआ, एक नए फेज की शुरुआत हुई, इन विच ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी फॉर इट्स इंटरेस्ट। ब्रिटेन की जो राष्ट्रीय पॉलिसी होती थी, ब्रिटेन के जो इंटरेस्ट थे, कहां पे वो मुनाफा देख रहे थे, फायदा देख रहे थे एक देश के प्रति, वो यहां पे अब शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बस वो एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह गई थी, ठीक है ना। कंट्रोल सरकार वहां पे स्थापित करने में कामयाब हुई जल्दी से। दो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अगेन सेव्ड इट्स मोनोपोली ऑन ट्रेड एंड पावर टू अपॉइंट ऑफिशियल्स। लेकिन कंपनी के पास अभी भी इतना रहा था कि जो आपकी ट्रेड मोनोपोली थी कि हाँ बस अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, बाकी ब्रिटेन का कोई भी शख्स ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा व्यापार नहीं कर सकता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। और अपने अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अभी भी था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक, ठीक है ना। दिस एक्ट रिमेन्ड इन पावर टिल 1857 विद सम न्यू चेंजेस ओवर टाइम। अब ये जो एक्ट था ये पावर में रहा कब तक, 1857 तक, लेकिन इसमें काफी मेजर चेंजेस भी हुए, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ, क्या चेंज था। With this act, British government ended the monopoly of East India Company on eastern trade, and the trade route was now open for all British except tea. देखिए,
यहाँ पे क्या किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये ट्रेड मोनोपोली थी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी इंडिया के साथ, उसको तोड़ दिया। बोल दिया गया कि ब्रिटेन का कोई भी नागरिक, पूरी पब्लिक यहाँ पे अब जाके इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है अपने लेवल पे, जैसे भी करना चाहे, सिर्फ चाय को छोड़ के। चाय के ऊपर जो अभी भी अधिकार था ट्रेड करने का, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, बड़ी बड़ी आपको पता है इंडिया के अंदर टी प्लांटेशंस लगाई गई थी, जहां पे जो इंडिया के लोग थे, हमारे यहाँ के मजदूरों से बड़ी बुरी कंडीशंस में काम वगैरह कराए गए। वो सब आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट द गवर्नमेंट इन इंडिया रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। अभी भी लेकिन जो सरकार चल रही थी इंडिया के अंदर, उसमें कोई ज़्यादा दखलंदाजी नहीं थी, वो अभी भी कंपनी ही चला रही थी। ठीक है, फिर आता है 20 साल बाद एक और एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसमें क्या हुआ, बाय दिस जो ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के ऊपर भी मोनोपोली थी ना, चाय का व्यापार जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया चाइना के साथ कर रहे थे, ब्रिटेन में जो पहुंचा रहे थे, उस मोनोपोली को भी ब्रेक कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई किसी किस्म की भी ट्रेड मोनोपोली इंडिया के साथ या ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ नहीं बची थी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टिल कंटिन्यू टू रन बाय द कंपनी अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अभी भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसके पास ये अधिकार था, और गवर्नर जनरल के पास, कि वो सरकार को अपने हिसाब से काफी हद तक चला पा रहे थे। ठीक है, Thus, the various acts of parliament discussed above completely subordinated the company and its Indian administration to the British government। तो हुआ क्या इसके चलते हुए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसने कंपनी को पूरी तरीके से अपने अधीन कर ही लिया था। ठीक है ना, ज्यादा कोई यहाँ पे कंपनी के पास पावर नहीं बची थी। फिर देखिए, इट वॉज ऑल्सो ऑफ द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस टू नो दैट नॉट अ सिंगल इंडियन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी भारतीय को, इतने सारे स्ट्रक्चर बना दिए गए थे सरकार को चलाने के, पर किसी भी भारतीय को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था। देखिए, 3 जो मुख्य सीटें थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जो कंपनी के डायरेक्टर्स पुराने समय से चले आ रहे थे, उनका जो पूरी की पूरी बॉडी थी, उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वहां पे कोई इंडियन शामिल नहीं था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर एक लगाया था, कमिश्नर थे जिसमें 6, उसमें भी कोई इंडियन नहीं था। गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल होती थी, उसमें भी कोई भी इंडियन नहीं था। बट नॉट अ सिंगल इंडियन इन देम। ठीक है, गवर्नर जनरल बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपरविजन। तो जो गवर्नर जनरल होते थे यहाँ पे, वो क्या बन गए, एक तरीके से रूलर ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि पूरे इंडिया में जो सारे डिसीजंस हो रहे थे, वो मेजरली यही ले रहे थे। पॉलिसीज ब्रिटेन से बनती थी, है ना, बड़ी बड़ी पॉलिसी की आगे क्या करना है, 10 साल तक, 20 साल तक क्या करना है, जो मेजर डिसीजन होते थे वो वहीं से चलते थे। लेकिन फिर भी जो अफेक्टिव डिसीजंस होते थे रोजमर्रा के, वो गवर्नर जनरल्स के हाथ में यहाँ पे आ चुके थे पूरी तरीके से। तो ये बन गए थे रूलर ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए, द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड ऑल दिस, क्या इतना सब कुछ क्यों कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इतने एक्ट क्यों लेके आ रही थी, वॉज टू एक्सप्लॉइट इंडिया इकोनॉमिकली। क्योंकि अब यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वो इंडिया को खुद के लिए, पूरे देश के लिए, अपने देश को ग्रो करने के लिए इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने वाला था। वो ये सिर्फ कंपनी को अलाउ नहीं करने वाले थे कि सिर्फ एक कंपनी अमीर होते रही, पूरे देश को अब यहाँ पे अमीर करने की जरूरत आन पड़ी थी। एंड टेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ इंडियंस। और क्या करेंगे, यहाँ पे इंडियंस जाए भाड़ में, पूरा का पूरा जो बेनिफिट है इंडियंस की कोस्ट पे, वो यहाँ पे ब्रिटिश लेने वाले थे। इनका ऐसा एजेंडा था। द आयरनी वॉज दैट, आयरनी क्या थी इसमें भी और इंपॉर्टेंट वो समझिए, इंडिया वॉज बियरिंग द फुल कॉस्ट ऑफ इट्स ओन कॉन्क्वेस्ट। ये बड़ी एक अजीब सी ही बात थी कि सारी जो ये कोस्ट थी ना पूरे कॉन्क्वेस्ट की, जो भी बर्बादी हो रही थी, वो सारी कोस्ट बेचारा इंडिया, हमारा जो देश है, वो खुद ही बियर कर रहा था। सारी कोस्ट इंडिया से ही वसूली जा रही थी, चाहे सेना बनानी हो, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी, सारा का सारा जो कोस्ट है वो यहीं से लूटा जा रहा था। तो ये एक स्लाइड है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसमें आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं इजीली कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, 84 में क्या हुआ, 84 में, 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ। तो इसको पढ़ के एक स्लाइड को आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। अब बात करेंगे इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। सरकार का स्ट्रक्चर आप समझ गए यहाँ पे, गवर्नमेंट का। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज देखिए, सबसे पहले है ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया 1600 टू 1757। दोबारा से 1600 पे पहुंच गए हैं हम यहाँ पे।
1600 में क्या हुआ था, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई थी। और 1757 तक हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनके हाथ में पावर नहीं आई थी, अभी तक ये सिर्फ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ व्यापार, ट्रेड। ओके, हुआ क्या, मैंने बता दिया, ये सिर्फ क्या करते थे, इंडिया से यहाँ से अपना गुड लेके आते थे, अपना सामान मतलब यहाँ पे लेके आते थे, अपने मेटल्स वगैरह लेके आते थे, सिक्के वगैरह जो भी चीजें एक्सचेंज करते थे यहाँ पे उसको भारत के सामान के साथ, और उसको फिर हाई प्रॉफिट्स पे ले जाके बेच देते थे अपने ब्रिटेन में, मुनाफा कमा रहे थे बेसिकली, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली इट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू इन इंडिया। भाई सीधी सी बात है, अभी चाइना का क्या सीन चल रहा है ना, चाइना बहुत हैवी प्रोडक्शन कर रहा है और चाइना का जो सामान है वो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में ही खरीदा जा रहा है, तो उससे चाइना काफी अमीर हो रहा है। तो जैसे उस समय पे सोने की चिड़िया हमारे देश को, और इसीलिए तो कहा जाता था ना कि हमारा जो देश का सामान था वो हाई डिमांड में था थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूरोप में हर जगह पे, तो उसका जो सारा मुनाफा हो रहा था वो भी तो हमारे इंडिया को ही हो रहा था। तो इंडिया के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उनको काफी ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा था इस व्यापार की वजह से, वो भी इसलिए ज्यादा यहाँ पे अंग्रेजों को टॉलरेट कर रहे थे। ओके, फिर देखिए, इंडियंस फिनिश्ड गुड्स वर अप्रिशिएटेड एंड डिमांडेड बाय यूरोपियंस। मैंने ये आपको बहुत बार बताया है कि जो भारत का सामान था वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था उसको यूरोप में। दिस बिकेम द रीजन ऑफ जेलेसी अमंग ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पे एक ये वर्ड आ गया मैन्युफैक्चरर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो आगे इतिहास में होने वाला है ना, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो धीरे धीरे करके गायब होता चला जाएगा। उन्होंने जो करना है वो ज्यादातर कर लिया यहाँ पे, स्पेशली 1850 नहीं, 1830-40 तक मान लीजिए, जब तक उनकी ट्रेड मोनोपोली थी। उसके बाद यहाँ पे एक क्लास उभरने वाली थी, मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर भी ब्रिटेन में दो टाइप के थे, इस बात को समझिए। 1757 की बात कर रहे हैं, इस टाइम तक जो मैन्युफैक्चरर होते थे वो सारे हाथ से काम करते थे, थोड़ी छोटी मोटी मशीनों पे काम करते थे जो कि इंजन वगैरह से नहीं चलती थी। तो ये जो ब्रिटेन के या यूरोप के मैन्युफैक्चरर थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे इंडिया के आर्टिशन से, क्योंकि इनका जो सामान था वो भारत के कारीगरों के सामान के सामने क्वालिटी में कुछ भी नहीं था। ओके, अब और दूसरी टाइप के मैन्युफैक्चरर कौन हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद। पहले थे छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर, बाद में आए बड़े बड़े यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें और कारखाने लगाए थे, उनके सामने इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स का टिकना लगभग नामुमकिन था। वो हम समझेंगे अब आगे। अब देखिए, एक फेमस नोवेलिस्ट थे, उन्होंने जो लिखा है वो क्या है, कोई भी ऐसा इंग्लिश होम नहीं होगा, इंग्लिश होम्स कि अगर हम देखें सभी अंग्रेजी घरों में क्या है, स्टफ फ्रॉम कर्टेन्स, पर्दे घर के, कुशन्स, तकिए हो गए, कपड़े हो गए, सब कुछ इंडिया से ही बिलोंग करता है। मतलब कि इंडिया का जो कपड़ा है जिसमें फाइन डाई है, फाइन उसकी क्वालिटी है एकदम कॉटन वगैरह की, ठीक है, वो आपको इंग्लैंड के हर घर में मिल जाएगा। बल्कि इंग्लैंड के हर एक घर में आपको किसी भी रूप में जो कपड़ा मिलेगा वो हो सकता है प्रोबेबली इंडियन ही होगा। ओके, तो जेलश ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, सरकार को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि हमारा तो सामान यहाँ पे बिकता ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि इंडियन गुड्स के ऊपर आप यहाँ पे लगा दो रेस्ट्रिक्शंस। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1720 में यहाँ पे एक रूल पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें बोला गया कि जो डाइड कॉटन क्लोथ्स है ना, मतलब कि इस टाइप के जिन पे डाई हो रखे हैं, कुछ डिजाइन वगैरह बन रखे हैं, वो वाले कॉटन क्लोथ अब यहाँ पे इंग्लैंड में नहीं बिकेंगे। इससे मैन्युफैक्चरर को तो फायदा हुआ कि उनके कपड़े वहां पे इंग्लैंड में बिकने शुरू हो गए, इंडिया के कपड़े बैन होने की वजह से। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ पे मर्चेंट्स थे उनको काफी इससे नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ डाइड कॉटन क्लोथ की बात हो रही है, कच्चे सामान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर देखिए, इनफैक्ट इन 1760 में क्या हुआ, एक ऐसा रूल लाया गया था कि अगर कोई लेडी है, मान लीजिए उसने एक रुमाल भी रखा हुआ है जो इंडिया का बना हुआ है, और अगर वो पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर 200 यूरो का यहाँ पे फाइन लगा दिया जाएगा। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि लोग चाहते थे इंडियन कपड़े को, और उनको जबरदस्ती रोकने के लिए अगर वो किसी भी रूप में उसको खरीद लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग से या कैसे भी, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर 200 रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा। इंडिया के कपड़े को रोकने की इतनी सख्त जरूरत आन पड़ी थी क्योंकि इंडिया के कपड़े की क्वालिटी इतनी हाई थी जिसको ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हुआ, हैवी ड्यूटीज लगा दी गई, काफी ज्यादा यहाँ पे टैक्स लगा दिया गया कि जो अगर इंग्लैंड का कोई भी अगर सामान है, मान लीजिए कपड़े हैं या कोई भी सामान है, उसको अगर
सॉरी इंडिया का, उसको अगर इंग्लैंड में ले जाके बेचा जाएगा तो काफ़ी टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब कि सामान को इतना महंगा बना दो कि उसको फिर खरीद ही ना पाए लोग, या खरीदने को इग्नोर करें और फिर वो ब्रिटेन के ही सामान को खरीदें। ठीक है। देन इंडियन इंडस्ट्रीज, इसके बारे में बात करते हैं। समझिए भारत के जो उद्योग था उस समय पे, आफ्टर 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड इट्स पॉलिटिकल पावर टू फोर्स द इंडियन व्यूअर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट चीपर प्राइसेस। भारत की इंडस्ट्री के साथ इन्होंने क्या किया, जब इस पावर और सरकार इनके हाथ में आनी शुरू हुई तो इन्होंने मजबूर कर दिया यहाँ के कारीगरों को, या जो भी यहाँ पे सामान बेचने वाला था, मर्चेंट इंडिया का जो था या मैन्युफैक्चरर, कि तुम अपना सामान हमें सस्ते दामों पे दोगे। पहली तरीके से तो इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को ऐसे बर्बाद किया। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कंपेल्ड देम टू वर्क फॉर इंग्लिश एंड फॉरबिडन देम टू वर्क फॉर देयर राइवल फॉर अदर राइवल मर्चेंट्स। इन्होंने देखा कि मान लीजिए ये एक यहाँ पे इंडियन मर्चेंट है, इसके पास कोई फ्रेंच आके यहाँ पे सामान खरीद के जा रहा है, या कोई पुर्तगाली अपने लोकल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे यहाँ पे कोई सामान खरीद रहे। ठीक है, तो इंग्लिश जो थे उन्होंने क्या किया, इनको बोला यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि अब तुम सामान नहीं बनाओगे, तुम काम नहीं करोगे, और किसी को भी अपना बनाया हुआ सामान किसी अदर कंपनी को, सॉरी अदर किसी कंट्री के इंसानों को आप नहीं बेचोगे, आप अब हमारे लिए काम करोगे और सारा सामान आपका हम ही खरीदेंगे, और वो भी चीप लेबर के ऊपर। कंपनी मोनोपोलाइज द रॉ कॉटन एंड वीवर्स वर मेड टू परचेज इट ऑन एक्सोर्बिटेंट प्राइजेस। फिर कंपनी ने क्या किया, इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए, कि रॉ कॉटन के ऊपर अपनी मोनोपोली स्थापित कर ली, कच्चे कॉटन के ऊपर, ठीक है ना, कच्चे कपास के ऊपर। ठीक है, अब जब मोनोपोली हो जाएगी तो फिर बनाएंगे कैसे, उसका जो रेट था, परचेजिंग रेट था, वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया, तो हमारे यहाँ के जो लोग थे वो काम ही नहीं कर पा रहे थे ढंग से। समझ रहे हैं ना आप इस बात को, कि खुद बना के नहीं बेचोगे किसी को, हमसे ही कच्चा माल खरीदोगे, कच्चा कॉटन हमारे लिए ही उसको तैयार करोगे। ठीक है। इन इंग्लैंड द गवर्नमेंट केप्ट द टैक्सेस हाई ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स टू सेव देयर ओन लो क्वालिटी मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि अगर इंडिया के कपड़े को अगर रोकना है और अपने सामान को यहाँ पे बेचना है जो कि जिसकी क्वालिटी पुअर है, तो यहाँ पे इस टैक्स को, इस ड्यूटी को बढ़ाते जाओ। ठीक है ना। By 1813 इंडियन प्रोडक्ट्स लॉस्ट देयर मार्केट इन फॉरेन एज वेल एज इन इंडिया इटसेल्फ। तो हुआ क्या, 1813 के आते आते हमारे जो यहाँ के कारीगर थे उनकी मार्केट पूरी तरीके से खो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि ये सामान बनाने दे नहीं रहे थे, किसी और को बेचने के अलाउ नहीं किया गया, और ऊपर से फॉरेन में जो डिमांड थी वो भी धीरे धीरे करके खत्म होती चली गई। देन देखिए इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अब उसको भी समझिए। ठीक है ना, अब सब कुछ चेंज होने वाला है पूरी तरीके से। इन लेटर ऑफ द 18th सेंचुरी, आपके 1750 से लेके 1800 तक के टाइम के आसपास में, ब्रिटेन्स इकोनॉमी वॉज ट्रांसफॉर्म बाय द न्यू फैक्ट्री एंड मशीन सिस्टम। ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मशीनों की शुरुआत हो गई थी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है ना। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक रिलेशंस विद इंडिया, है ना, इसको भी समझेंगे आगे। दिस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वाज एडेड बाय 5 मेन फैक्टर्स, दीज वर। अब ये जो नई डेवलपमेंट थी आपकी इंडस्ट्री की ब्रिटेन में, उसके पीछे के कारण क्या थे, क्यों वहां पे औद्योगिक क्रांति आई और क्या उसके मुनाफे हुए, कैसे फिर सरकार ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया, वो समझिए। पहले नंबर पे है ब्रिटिश जो थे ना, उनका सबसे बड़ा यहाँ पे एक जो अचीवमेंट थी वो क्या थी कि उन्होंने पूरे ओवरसीज जो ट्रेड था उसको अपने हाथ में ले लिया था, पूरी मार्केट अपने कब्जे में रखी हुई थी। जो भी ट्रेड होता था, ब्रिटेन सबसे ज्यादा पावरफुल था पूरे वर्ल्ड में उस समय पे, मार्केट सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी उन्हीं के हाथ में थी। अपने सामान को जबरदस्ती वो बेच रहे थे, इंडिया में भी बेचना चाह रहे थे, अफ्रीका में पूरे में बेचना चाह रहे थे, आपके अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह वो अपना सामान यहाँ पे बेचना चाह रहे थे, और कंट्रोल सारा उन्हीं के हाथ में था। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लगातार वॉर और कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी बना लिया था सभी कंट्रीज को, सभी लैंड्स को अपनी, अफ्रीका, कनाडा, लैटिन अमेरिका, वेस्ट इंडीज एंड स्पेशली इंडिया, जहां से उनको रॉ मटेरियल और रॉ कॉटन की सप्लाई भी हो रही थी। पहला कारक तो ये बना यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे। दूसरा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जमीनों को और देशों को लूटा था। आपको पता है अफ्रीका को पूरा बर्बाद करके रख दिया था, इंडिया को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। तो इतना ज्यादा जो पैसा इन्होंने कमाया था, स्लेव्स बना बना के लोगों को गुलाम बना बना के बेचा, उनसे फिर प्लांटेशंस में काम कराया, फ्री में काम करवाया। ठीक है ना, तो वो जो इतना पैसा इन्होंने कमाया था उसको इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया मशीनों में और फैक्ट्रियों में,
मतलब कि टेक्नोलॉजी एक बार आई तो उसको मास लेवल पे इन्होंने फिर प्रोडक्शन शुरू कर दी उन मशीनों की। रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज इन ब्रिटेन लेड टू सफाइज द नीड ऑफ मोर एंड चीप लेबर। ये वो समय भी था जब ब्रिटेन क्योंकि सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा था, तो ज़्यादातर लोग ब्रिटेन की तरफ आकर्षित हो रहे थे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको सस्ते में काम करने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस औद्योगिक क्रांति में एक बड़ा फायदा ये भी हुआ कि इनको चीप लेबर भी मिल गई। समझ रहे हैं ना पूरी की पूरी। पहले पॉइंट में मैंने बताया मार्केट भी इनके पास थी सामान को बेचने के लिए, और कच्चा सामान लाने के लिए और काम कराने के लिए, गुलामों को लाने के लिए भी इनके पास सारे साधन थे। पैसा भी इनके पास था, लेबर भी इनके पास थी। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय कमर्शियल बेनिफिट्स, दस फोर्ट विद कंट्रीज फॉर मार्केट्स एंड कॉलोनीज। तो ये जो ब्रिटेन की सरकार थी ये पूरी तरीके से ये जो इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। ब्रिटेन के पास ये मौका था इस तरक्की को बनाने का, तो उन्होंने बाकी के कंट्रीज़ के साथ भी युद्ध काफ़ी ज़्यादा किए समय पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपनी मार्केट बना लिया जाए जहाँ पे अपने सामान को बेचा जा सके और अपनी कॉलोनी बना के उनको रखा जाए। The need and desire of manufacturers to increase the production of for growing demands in markets, this need led them to utilize the technology and capital for industries। देखिए हुआ क्या, जो ये नीड थी, जरूरत थी, और जो ये डिजायर थी ना मैन्युफैक्चरर्स की कि प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो डिमांड हो रही है इन मार्केट्स के अंदर या डिमांड जबरदस्ती जो बनाई जा रही है उसको पूरा किया जा सके। तो इस नीड के कारण क्या हुआ, उनको एक नया आइडिया आया, या फिर उन्होंने क्या किया कि इस सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया कि टेक्नोलॉजी में पैसा लगाओ, मशीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और मुनाफा यहाँ पे कमाया जाए। ठीक है ना। तो इसको सारे पैसे को उन्होंने भी मैन्युफैक्चरर्स ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दिस वे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विच नेवर केम टू एंड बट इवॉल्व ओवर टाइम। तो ऐसे करके आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत हुई, जो फिर कभी अंत नहीं हुआ लेकिन इवॉल्व होता चला गया। ओके चलिए ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा है ये यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम शुरू करेंगे अपना फिनिश्ड गुड्स टू रॉ मटेरियल। आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस चैप्टर में हमारे सामने आने वाली है, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ रिवीजन पे भी ध्यान देना। मैं आपको यहाँ पे काफ़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट है, लेकिन इसको रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जिस दिन वीडियो आती है उस दिन नोट से आप इनको साथ साथ रिवाइज भी करते जाएं। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।